अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद। 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक नई पार्लिमानी कमेटी वजूद में आई थी और आज 3 इजलास हो चुके हैं। अभी चौथा इजलास है जिसमें PTI के लोगों को मनाने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस की तकर्रुर के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी काम कर रही है वो उसमें शामिल हो और अपनी राय दें ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब हो सके। बहरहाल आज के ठीक 3 दिनों बाद यानी 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने घर जाना है, उनकी रिटायरमेंट हो रही है। उसके साथ ही पार्लिमानी कमेटी का आपको बताते चलें कि 12 अरकान पर मुश्तमिल ये पार्टी है और इसमें 8 और 4 की रेशो है। 8 जो है वो अक्सरियत है और वो हुक्मरान इत्तेहाद है। इसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो 4 के साथ सर फहरिस्त है। 4 सीटें उनके पास, 4 अरकान है, PP की 3 है, MKM का 1 है। इस तरह से ये हुक्मरान इत्तेहाद कहलाता है और बाकी 4 अरकान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 और जमीयत उलमा इस्लाम और PTI की 1-1 शामिल है। इस जिस तरतीब से उन्होंने इनको सीटें दी हैं उससे ज़ाहिर होता है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला था और प्लस जो पीपल्स PTI का जो 80 सीटों का मामला है, उस हवाले से इनको नुमाइंदगी इस पार्लिमानी कमेटी में नहीं दी गई, तो इससे इसके साख्त का भी अंदाज़ा हो जाता है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 2 सीटें इसके मुकाबले में दी गई हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो अरकान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल है उसमें, वो वज़ीर दिफा हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसके अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा नज़र आता है वो आपको ख्वाजा आसिफ ही है, वज़ीर दिफा है। तो टेक्निकली वो सरबराह भी होने चाहिए इस पार्टी के। इसी तरह से एहसन इकबाल साहब एक प्रोफेसर है, एक अच्छे आदमी है, सियासतदान है। शाइस्ता परवेज़ मलिक जो है वो इसमें शामिल है। राजा परवेज़ अशरफ जिनको राजा रेंटल भी कहा जाता है, अब बहुत सारे उन पे केसेस हैं, लेकिन स्विस बैंक अकाउंट का जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने जो आसिफ जरदारी साहब का जो स्विस बैंक अकाउंट का जो केसेस है उसको छुपाया था। इसके साथ सैयद नवीद कमर है, कोई बड़ा नाम नहीं है लेकिन वो भी इस का हिस्सा है। इसी तरह से राना साहिबा हैं, सियासतदान हैं, बैरिस्टर गौहर है। अच्छा, कुछ इन्होंने वकला को भी डाला है और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है वो इसमें शामिल है। हामिद अली खान साहब को भी शामिल किया है और सेनेटर फारूक एच नाइक को शामिल किया। अच्छा, सेनेटर फारूक एच नाइक जो है ये वो किरदार है, वो शख्सियत है कि जो कि ट्राई का है। 3 किरदार हैं, 3 पोर्टफोलियोज इनके पास। एक तो ये सियासतदान है यानी यार गार हैं, यार खास हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। दूसरा ये वकील है और तीसरा इन्होंने खुद साख्ता खुद ही से ये कहा हुआ है कि मैंने 2 लाख से ज़्यादा वकला को लाइसेंस जारी किया है। सो आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल। बहरहाल इसके साथ ही सीनियर सेनेटर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और ये वो शख्सियत है कि जब भी आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से बात की जाएगी, जब भी तारीख में जिक्र आएगा तो आपका नाम सबसे ऊपर आएगा। और आज़म नज़ीर तारड़ ही वो शख्स है कि जिन्होंने इस पूरी आइनी तरमीम का एक ढांचा बनाया और इसको फिर पेश किया और अप्रूव भी करा रहे हैं, अप्रूव भी करा लिया। सेनेटर अली जफ़र इसके साथ शामिल है और कमरान मुर्तज़ा जो है वो आप JUI फेस से इसके अंदर शामिल है। हाँ, इसमें अगर हम बात करें कि जो जजेस हैं जो कि इस चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल हैं, और वो तमाम तर जो जजेस हैं उनकी क्या-क्या मियाद हैं और वो अगर एक्सेप्ट करते हैं अपने इस ओहदे को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कब रिटायर होंगे और अगर नहीं करते तो कब रिटायर होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आज जो हुकूमत ने नाम पेश किए हैं और उसके ऊपर 3 इजलास अभी तक हो चुके हैं, उसमें जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उसके साथ ही जस्टिस यहिया अफरीदी शामिल हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं और मुसद्दक़ा वसूख ज़रा ये कह रहे हैं, अंसार अब्बासी ने भी आज अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जस्टिस यहिया अफरीदी इज़ वन ऑफ द फेवरेट कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट। वो चाहेगी, हुकूमत इत्तेहाद चाहेगा कि वो आए। अच्छा, जस्टिस यहिया अफरीदी अगर कबूल कर लेते हैं इस चीफ जस्टिस के ओहदे को तो वो 26 अक्टूबर 2027 तक जो है वो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर वो कबूल नहीं करते तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2030 तक वो अपनी मुलाजमत पूरी करने के बाद जो है वो रिटायर होंगे। हाँ, अब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक कंट्राडिक्शन आ रही है, या तो वो इस बड़े ओहदे को एंजॉय करें या फिर अपनी 4 साल की अपनी यानी 6 साल की जो एक्स्ट्रा उनकी एक सीनियरशिप है जो कि अदालत के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको वो पूरा करें। बहरहाल सुनने में ये भी आता है कि जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं, हो सकता है वो कहते हैं कि जी आई एम नॉट द सीनियर मोस्ट इज़ मंसूर अली शाह, और अगर इफ ही डिनाइज तो हो सकता है कि वो
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, यानी जो आपकी कायमा जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी है, उसको वो हिदायत करे कि ठीक है, आप बाकी जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी तरफ जाए। तो जो आइन पास हुआ है उसमें अगर 3 सीनियर मोस्ट में से एक को आप सेलेक्ट करते हैं और वो डिनायल पे जाता है, तो फिर जो बाकी 2 रह जाते हैं उनमें से जो पार्लिमानी कमेटी है वो किसी को भी कह सकती है कि जी आप यू आर द फेवरेट, देन आप आइए और हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। अगर मुनीब अख्तर इज द सेकंड मोस्ट, अब मुनीब अख्तर साहब को अगर सपोज यहिया साहब अगर सपोज नहीं होते, नहीं मानते, तो मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह में से गवर्नमेंट किसको कहेगी? तो यहाँ एक टेक्निकल एक चीज़ है, वो डिस्कशन ये है कि मंसूर अली शाह को तो वो कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन मुनीब अख्तर को वो कह सकते हैं। अच्छा, मुनीब अख्तर मानेंगे या नहीं मानेंगे वो एक अलग बात है, बट मुनीब अख्तर बहुत ही रिजिड है, स्टबर्न है, बात मानेंगे नहीं उस तरह से, और मखसूस नशिस्तों पर उनका एक बहुत ही एक क्लासिक स्टैंड था जो कि गवर्नमेंट को बहुत तंग करेगा। लेकिन उनको ये भी आइडिया है कि अगर मुनीब अख्तर को हमने ऑफर की तो मुनीब अख्तर कभी भी नहीं मानेंगे। जब मुनीब अख्तर कभी भी नहीं मानेंगे चीफ जस्टिस बनने के लिए, और वो ये कहेंगे कि मैं और मंसूर अली शाह जो कि सीनियर मोस्ट हैं, हम दोनों मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक साथ थे, अगर वो एक साथ थे तो इस वजह से वो शायद ना माने। अगर वो नहीं मानते चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो डेफिनेटली फिर पीछे एक ही बंदा रह जाएगा जो कि मंसूर अली शाह है। और मंसूर अली शाह के बारे में ऐसा है कि जो ये पार्लिमानी कमेटी को पता है कि आइन में अब लिख दिया गया है कि अगर 2 लोग नहीं मानते, वो डिनाइल की तरफ जाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन को छोड़ दिया जाएगा, फिर चौथे ऑप्शन पे जाया जाएगा, और जो है जस्टिस अमीनुद्दीन। अच्छा, गवर्नमेंट का के पास टेक्निकलिटी ये है कि अब वो 2 लोगों को यूज़ करके या तो वे चाहते हैं कि जो यहिया अफरीदी हैं उनको बनाया जाए, अगर वो नहीं मानते, जो कि 3 साल के लिए होंगे। बट गवर्नमेंट को कायमा जो पार्लिमानी कमेटी है उनको समझना चाहिए कि अगर यहिया अफरीदी को भी बनाते हैं तो ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल आदमी है, वो भी खड़ा हो जाएगा और वो इससे भी तंग हो जाएंगे। लेकिन यहिया अफरीदी के बाद वो अब ये समझते हैं कि जो तीनों सीनियर मोस्ट हैं, अगर वो उनका मसला होता है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ जाएंगे, और जस्टिस अमीनुद्दीन भी बहुत ही ऐसा जज है कि जो कि अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो सिर्फ 1 साल के लिए आएंगे। अच्छा, वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे एट एनी कास्ट, मतलब अगर वो चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हैं या नहीं करते, दोनों सूरतों में वो 1 साल के अंदर अंदर वो रिटायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है और ये बनते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो जान है, यानी पार्लियामेंट की जो जान है, वो 1 साल में छूट जाएगी। और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन भी इनकार करते हैं कि नहीं, उन 3 सीनियर मोस्ट के होते हुए मैं ये नहीं कर सकता, जो कि लग नहीं रहा, मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा इन केस हो जाता है तो उसके पास गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है, वो जो जज हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। और ये जो साहब हैं ये रिटायर हो रहे हैं 2026 को, और 2026 को ही उनकी 11 नवंबर को ही उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ओहदा कबूल करते हैं तो उनके पास 1 साल है, और वो कबूल नहीं करते तो उनके पास ऑलमोस्ट पौने 2 साल हैं। बहरहाल जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद तो बाकी जो सीढ़ी है वो तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आप देख लें कि इस वक्त कैसी क्या पोजीशन चल रही है हमारे जजेस साहिबान की, और किस तरह से हुकूमत कितने खुफिया तरीक़ों से, खुफिया मुलाकातों से और खुफिया अंदाज से जजेस की सिलेक्शन को बरोकार ला रही है। लेकिन ये देखना बाकी होगा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह को अगर ये नहीं लगाते और उनको सुपरसीड तो करते हैं, लेकिन उनकी ऑब्वियसली फिर अपनी वो मियाद तो पूरी करेंगे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो 26 अक्टूबर 2027 तक वो रहेंगे। अगर वो नहीं बनते तो भी वो 26 अक्टूबर 2027 तक जो है वो जज रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ऐसा नहीं है कि अगर वो सुपरसीड हो जाते हैं या अपनी सिर्फ मुलाजमत जारी रखते हैं एज ए जज, तो वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि का जो आपकी पार्लिमानी कमेटी है वो उनको बाहर निकाल नहीं सकती, हर सूरत में उनको आईनी बेंच का हिस्सा मंसूर अली शाह को बनाना ही पड़ेगा। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो लोग इन जजेस का आज इंटरव्यू करके उनको ला रहे हैं, कल वही लोग जो है वो इन्हीं जजेस साहिबान के सामने क्लाइंट के तौर पर खड़े होंगे और अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे होंगे। बहरहाल 26वीं जो आईनी तरमीम है, इस हवाले से ये चीज़ समझना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आज से 10 साल पहले देखते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो है उनकी गवर्नमेंट थी, और हामिद मीर के ऊपर अटैक हुआ और उनको गोलियां लगती हैं, और उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा था कि हामिद मीर की इंक्वायरी
कमीशन बिठाया जाए इसके ऊपर और उनकी जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने लाई जाए। इसी तरह से असदुर के ऊपर हमला होता है, मतीउल्लाह जान के ऊपर हमला होता है, और जो हालिया जो वाक़या है, हाई कोर्ट के जो 6 जजेस को जो थ्रेटन किया गया और उन्होंने कहा कि हमें ख़त आया और हमें धमकियाँ मिल रही हैं, हमें कॉल्स रिसीव हो रही है कि जी आप इस चीज़ से पीछे हट जाएँ। तो उस हवाले से भी देखना बाकी होगा कि वो कौन लोग थे जो उनको तंग कर रहे थे। और अगर इन तमाम इंक्वायरीज़ की, जेआईटीज़ की और कमीशंस की रिपोर्ट सामने आती है तो फिर तो हम कहेंगे इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात, इस मुल्क के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बनता है, जो ढांचा बनता है, जो आइन बनता है, जो तरामीम होती हैं, ये सब के सब बिलअमूम और बिलखुसूस अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए होती हैं। अगर तो अवाम को इन तरामीम से फ़ायदा होता है और उनके हुकूक का इस्तेसाल नहीं बल्कि उनको उसका फ़ायदा होता है, तो इन तरामीम का फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो इन तरामीम का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे जितनी भी तरामीम कर लें। ये तरामीम अगर आज अपने बहुत ही प्रेशर में की होंगी, तो कल अगर आपने सिर्फ पार्लियामेंट का सारा बोझ सिर्फ 12 लोगों के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिनको अपने पार्लिमानी कमेटी का मेंबर बना दिया, तो वो भी इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आगे भी व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।